नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना 2-2.5 साल पुरानी है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसके पहले कि मैं आज के वाक़ये को शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 सुधी श्रोताओं ने किस्सागोई परिवार की पुस्तक वर्चस्व उनके पास आ गई और उस किताब के साथ उन्होंने अपनी फ़ोटो हमें भेजी है। जैसा मैंने वादा किया था, उन दोनों लोगों की फ़ोटो जिनके हाथ में वर्चस्व है, उसके साथ कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। एक हमारे बहुत ही सुधी श्रोता, बहुत पुराने सब्सक्राइबर और पूरी दिलचस्पी रखने वाले किस्सागोई में श्री D.K. ओझा जी हैं और दूसरे श्री विजय सिंह हैं। श्री विजय सिंह आईडी में तो विजय सिंह मुझे तो पुरुष ही लगते हैं, लेकिन किसी बहन ने उस किताब को अपने हाथ में लेके और ये फ़ोटो हमें भेजी थी, जो मैं आपको भेज रहा हूँ। एक और रिक्वेस्ट प्रकाशकों की तरफ से आई है, राजकमल प्रकाशन की तरफ से, कि अगर जिन्होंने पढ़ लिया हो वो 1 मिनट या 2 मिनट में किताब अपने साथ रखते हुए किताब के बारे में 4 शब्द कहेंगे, तो वो उसका राजकमल प्रकाशन की अपनी जो उनकी वेबसाइट है उस पर उस वीडियो को अपलोड करेंगे। ऐसे रीडर्स की, ऐसे पाठक की, और बाकी सभी किताबों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अब मैं सीधे आज के वाक़ये पर आता हूँ। तारीख थी 22 जुलाई 2021। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला आगरा। थाना कोतवाली में करीब सुबह 7:30 पौने 8 बजे के आसपास अचानक फ़ोन ये घनघनाए कि कूंचा साधुराम में एक मकान में 4 लोगों की हत्या हो गई है, जिसमें एक महिला और उसके 3 बच्चे हैं। फर्श पर, दोनों फ्लोर के फर्श पर बहुत सा खून बिखरा पड़ा है। आप सोच सकते हैं कि शहर के भीतर कोतवाली थाना क्षेत्र में अगर 4 चौहरे हत्याकांड जिसे कहते हैं, इसकी सूचना जब पुलिस में आई होगी तो पुलिस पर क्या बीती होगी। भरभरा के पूरा थाना मौके पर पहुंच गया। गली है, गली में 25-30 परिवार रहते हैं और एक ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या की सूचना मिलते ही पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। भारी भीड़ थी वहाँ पर। भीड़ भीतर जाकर जानने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने सभी को बाहर किया और ये कहा कि हमें पहले अपना काम कर लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं, क्योंकि साक्ष्य हो सकता है आप लोगों के आने जाने से साक्ष्य वहाँ के मिट जाएं। थोड़ी देर में सभी अधिकारी भी आ गए। क्या एसएसपी, क्या एसपी सिटी, क्या सीओ सिटी, सारे लोग आ गए। उस समय आईजी थे नवीन अरोरा साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नवीन अरोरा साहब भी मौके पर पहुँच गए और नवीन अरोरा साहब ने भी इसको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने के और मौके से अगर कोई एविडेंस मिल सके उसको प्रयास करके इकट्ठा करने के तमाम निर्देश मौके पर मौजूद पुलिस वालों को दिए। बहरहाल किसी के समझ में नहीं आ रहा था। भीड़ इकट्ठा होती जा रही थी। भीतर से जब फॉरेंसिक वालों ने अपना काम पूरा किया तो फिर एक एक करके बॉडी को सील करने के लिए बॉडी बाहर लाई गई। सबसे पहले जो बॉडी लाई गई वो घर के सबसे बड़े या सीनियर सदस्य, महिला सदस्य रेखा राठौर की थी। रेखा राठौर की उम्र 36 साल थी। उनके चेहरे पे, गर्दन पर और सीने पर चाकू या तेज धारदार हथियार के बहुत ही गहरे निशान थे और पूरा ब्लड उनके शरीर का फर्श पर गिरा हुआ था, ऐसा पुलिस वालों ने बाहर निकलकर बताया। दूसरी बॉडी जो निकली वो थी 12 वर्ष के
श्रीमती रेखा राठौर के बच्चे, बेटा वंश उर्फ टुक टुक। टुक टुक के नाम से मोहल्ले के बच्चे भी उसको जानते थे और बाकी लोग भी उसे टुक टुक कह के पुकारा करते थे, जिसकी गर्दन रेती हुई थी किसी शार्प एज्ड वेपन से। अगली डेड बॉडी जो निकली वो पारस की थी, जिसकी उम्र थी 10 साल, और अंतिम निकली बिटिया की, बच्ची की, जिसका नाम था माही और उम्र थी 8 साल। मोहल्ले वाले कहने लगे, साहब पिछले 10-12 सालों में मेरी इस गली में, जिसको कूचा साधुराम कहते हैं, कभी चोरी की वारदात भी नहीं हुई है, और अपराध हुआ तो एक साथ 4 हत्याएं। दहशत हो गई और बहुत से लोग, जो भीड़, तमाशाई भीड़ जो खड़ी रहती है, उन्होंने जैसे ही बच्चों की लाशें देखी वो रोने लगे और वापस अपने घरों को चले गए। पुलिस के सामने ये विकट चुनौती थी। फॉरेंसिक्स वालों ने बताया कि साहब घर के भीतर किसी तरह के कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। पुलिस ने वहां का डंप डाटा उठाया, उससे भी कोई बहुत बात बनी नहीं। पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था आसपास के सीसीटीवी खंगालने के सिवा। टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर जो वहाँ के थे, कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र पांडे, उनसे कहा गया कि मोहल्ले में जितने भी सीसी आने जाने के रास्ते, निकलने के रास्ते, और ऐसी कोई जगह न छोड़ी जाए जहाँ से कोई आता हो उस मकान की तरफ या जाता हो उस मकान की तरफ। तो ऐसे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाश की जाए। सुभाष चंद्र पांडे इस काम में लगे और फिर उन्हें 3-4 दिन इस तरह के फुटेज इकट्ठा करने में लगे। तो उसमें एक रास्ता वहाँ आने का पाए चौकी से है और दूसरा रास्ता बेगम ड्योढ़ी से आने का है। 2 रास्ते हैं जो वहाँ सीधे उस मकान तक पहुँचते हैं। बेगम ड्योढ़ी वाले जो सीसीटीवी चेक की गई, वहाँ पर एक जूता फैक्ट्री पर बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। आगरा जूतों के बनावट के लिए, जूतों की फैक्ट्रियों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो जूते की फैक्ट्रियों के मालिक बाहर से आने वाले अपने लेबर और काम करके जाने वाले अपने लेबर पर निगाह रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा गेट पर ही लगा रखते हैं। उसी सीसीटीवी कैमरे में अचानक उन्हें ये दिखाई दिया कि लैपटॉप लेकर एक आदमी तेज कदमों से बाहर की तरफ जा रहा है। ये घटना करीब करीब दिन के 12:30 बजे की है। दिन के 12:30 बजे से 4:30 बजे तक ये घटना हुई होगी, ऐसा अंदाज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद लगा था। तो लगभग इसी समय में 4-4:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति लैपटॉप लेकर तेजी से आगे की तरफ, मतलब घर से विपरीत दिशा में, यानी काम करने के बाद वापस जा रहा था। तमाम जो मृतक थी रेखा राठौर, उनके रिश्तेदारों को और उनके पति से जिनसे रेखा का बिगाड़ हो गया था, तलाक हो गया था, उनके भी घर वालों ने, सब लोगों ने मिलके सीसीटीवी फुटेज देखी। तो जो व्यक्ति लैपटॉप लेके जा रहा था उसको लोगों ने पहचाना कि ये तो रेखा का रिश्तेदार संतोष लग रहा है, और ये लैपटॉप तो हर हाल में रेखा का ही है उसके पति का, लेकिन रेखा के पास था और रेखा उसका इस्तेमाल करती थी, कवर के साथ लटका हुआ था। पुलिस ने आगे ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद उसे उसी सीसीटीवी में 3 से 4 मीटर की दूरी पर उसके साथी भी एक एक करके पैदल जाते हुए दिखे। सबके हाथ में कोई न कोई झोला और कोई न कोई बंधी हुई वस्तु थी। पुलिस ने कयास ये लगाया कि
इनकी हत्या करने के बाद या पहले पूरे घर में अच्छी तरह से तलाशी लेकर लूटपाट की गई थी। चूंकि मृतका रेखा के पति चांदी का काम करते थे, तो ऐसा कयास लगाया पुलिस ने कि चांदी की चोरी के सिलसिले में, चांदी की डकैती के सिलसिले में ये बदमाश भीतर घुसे होंगे। सबको मारने के बाद उन्होंने तलाशी ली होगी और उन्हें जो मिला होगा वो झोलों में भरकर ले गए हैं। पुलिस को एक यही क्लू मिला जिसको लोगों ने बताया कि ये रिश्तेदार है, और लगभग उसी समय में जब ये घटना खत्म हुई होगी 4:30 बजे दिन के आसपास, तभी वो लेकर निकल रहा था। पुलिस ने एक अपना टारगेट बनाया। हालांकि जिस दिन घटना हुई थी यानी 22 जुलाई से 5 दिन निकल गए थे। हल्ला अखबारों में तो अब इस कदर था, आप उस ज़माने के अखबार देखिए, रोज़ का रोज़ एक एक पेज के फॉलोअप लिखे जा रहे थे। पुलिस खाली हाथ बैठी, पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी। तमाम तरह के जो कैप्शन होते हैं, लगभग एक ही जैसे कैप्शन होते हैं इस तरह की घटनाओं के बाद तमाम समाचार पत्रों में, तो वही सब चल रहा था। पुलिस पर दबाव भी बहुत था, लेकिन धीरे धीरे पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस को लगा कि जब उसके एक रिश्तेदार को पहचाना जा रहा है और लैपटॉप भी ये पहचाना जा रहा है, क्योंकि फिर बाकी लोगों ने बताया कि साहब चेक करिए घर में ही लैपटॉप है, कि लैपटॉप गायब है। पुलिस ने चेक किया तो लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह की सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो रेखा के पास होना बताया गया था, वो सब उस मकान से या उस घर से गायब थी। पुलिस का शक थोड़ा सा गहरा हुआ। बहरहाल पुलिस ने संतोष की तलाश शुरू की, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। घर वालों ने बताया कि वो नोएडा गया हुआ है। थोड़ा सा पुलिस का शक और बढ़ा कि रिश्तेदार है, ऐसे समय में जब उसके रिश्तेदार के यहाँ सारे बच्चों की हत्या हुई है, वो नोएडा जाने की बात कैसे कर रहे हैं घर वाले। इसी बीच में पुलिस ने ये नोटिस किया कि उसके घर पर एक एक्टिवा खड़ी है। रिश्तेदारों ने ये भी बताया कि ये एक्टिवा रेखा की है। और पुलिस को जब ऐसा पूरी तरह से महसूस होने लगा कि हो न हो संतोष का इस हत्याकांड में कोई न कोई हाथ जरूर है, तो पुलिस और उसकी तलाश में लग गई। और फिर फाइनली 28 जुलाई 2021 को संतोष को पकड़ लिया गया। उसके साथ उसका एक साथी वीरू भी पकड़ा गया। संतोष और वीरू से पूछताछ शुरू हुई, अलग अलग भी हुई, एक साथ भी हुई, लेकिन संतोष किस्से कहानियों में माहिर, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। और इस बीच में संतोष का मोबाइल नंबर पूछकर पुलिस ने फौरन CDR निकाला, तो ये देखा कि 12 बजे से 5 बजे तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके साथ ही वीरू का भी मोबाइल स्विच ऑफ था। पुलिस को शक तो पहले से ही था, पर पुलिस ने वीरू से जब अलग बात की तो वीरू ने पूरी बात बता दी। थोड़ा कच्चा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम के वाद्य यंत्र उसके कान नहीं सुन पाए और मुंह से सब कुछ बोल दिया। और फिर उसने बताया कि कैसे कैसे हम लोगों का लूट का इरादा था, लेकिन और किसी को मारने की बात नहीं हुई थी, लेकिन संतोष ने जब रेखा को मार दिया, उसके बाद तीनों बच्चों का मारना इसलिए ज़रूरी हो गया कि सारे बच्चे संतोष को भी और हम लोगों को भी पहचानते थे। रिश्तेदारी की बात जब हुई तो ये पता लगा कि रेखा के पिता विनोद राठौर की बुआ रतन देवी सीतानगर में रहती हैं। रेखा के फादर जो विनोद राठौर हैं, उनकी सगी बुआ रतन देवी सीतानगर में रहती हैं। और संतोष रतन देवी के बेटे बादाम सिंह का बेटा है, यानी रेखा के ग्रैंडफादर और संतोष के ग्रैंडफादर सगे भाई थे। ये इस बातचीत से सगे भाई बहन थे, ऐसा इस रिश्ते से पता लगा।
फिर पता लगते लगते ये पता लगा कि रेखा के पति से उसका तलाक हो गया था और तलाक के बाद वो चूंकि बच्चों को लेके घर में अकेली रहती थी, तो छोटे मोटे काम के लिए संतोष के मदद की ज़रूरत पड़ती रहती थी। संतोष का धीरे धीरे घर पे आना जाना बढ़ गया। लोग तो अन्यथा बात भी करते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा आता था, रात में भी आता था। लोग अगर ये कहें कि साहब कभी कभी रात में भी आता था, तो उसके निहितार्थ आपको समझ लेने चाहिए। बहरहाल थोड़ा थोड़ा करके करीब करीब 4.5 लाख रुपए उसने उधार ले लिए रेखा से। उसके बाद ये भी बताया गया कि उसने स्कूटी भी उससे कह दी कि हम काम के लिए ले रहे हैं, 4.5 लाख तो वापस करना ही है, 50,000 और सही। और ये भी कहा कि मैं ब्याज सहित ये पैसा वापस कर दूंगा। लगभग 2 साल तक रेखा अपने पैसों के लिए जिद करती रही, लेकिन वो आज कल परसों नरसों इस तरह की बात करने के, इस बात के बहाने बनाकर वो उसको टालता रहा। रेखा का मनमुटाव होने लगा और रेखा ने कहा कि अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगी, तब दोगे। लेकिन वो बातों को अनसुना कर देता था। फिर रेखा ने एक नया बहाना बनाया। उसने कहा कि उसे मकान बेचकर दिल्ली जाना है। मकान के बेचने से मिले हुए पैसे और तुम जो हमारे पैसे ले रखे हो उसको जब हमें दे दोगे तो वहाँ हम एक मकान ले लेंगे। बच्चों को मुझे दिल्ली में रह के पढ़ाना है और इसलिए हमारा पैसा जितनी जल्दी हो सके वापस कर दो। और अब ज़्यादा वॉइसी फेरस हो रही थी रेखा और बात बात में उसे कुत्ता तक कह देती थी। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान हुआ और उसे बुरा लगा। नीयत उसकी कभी नहीं थी पैसा वापस करने की, इसलिए उसने रेखा को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। संतोष को ये उम्मीद थी कि रेखा के घर में 5-6 लाख रुपए कैश और चांदी के जेवर जिसका काम उसका पति करता था, ये हमें मिल जाएंगे। रेखा को अगर हम नहीं भी मारते हैं, उनको नींद की दवा देकर सुला देते हैं, तो इतना सामान मिल जाएगा कि इसी से हम उधार पूरा कर देंगे और ये रोज रोज की चिक जो हो रही है वो नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस प्लान में उसने अपने दोस्तों को शामिल किया, अंशुल और वीरू को। अंशुल उसका पड़ोसी था और वीरू अंशुल का दोस्त था। इन लोगों ने प्लान किया कि हम तीनों लोग चलेंगे और दूध में नींद की गोलियां डालकर बच्चों को और चाय में नींद की गोली डालकर रेखा को बेहोश कर देंगे, सामान लूटेंगे और उसके बाद फिर वहां से चले आएंगे। योजना जो उन्होंने प्लान बना रखा था, बड़ा फुल प्रूफ प्लान की। इस बीच में सब लोग मोबाइल ऑफ करके घर पे रखेंगे। रेखा की स्कूटी से नंबर प्लेट निकाल देंगे। सभी लोग अपने अपने साथ एक एक ग्लव्स ले चलेंगे। कोई भी किसी भी जगह पर हाथ बिना ग्लव्स के नहीं लगाएगा, वरना पुलिस फिंगरप्रिंट से हम लोगों को पकड़ लेगी। ये तीनों रेखा की एक्टिवा पर धुलियागंज तक आए। धुलियागंज पर वो स्कूटी खड़ी की और तीनों पैदल रेखा के घर पहुंचे। संतोष ने दरवाजा खटखटाया और रेखा के बेटे वंश टुक टुक ने दरवाजा खोला। संतोष ने वहां टुक टुक से कहा कि मम्मी को ये बता दो कि वो मकान बेचने की बात कर रही थी। हम 2 लोग को साथ ले आए हैं जिनका मकान खरीदने में इंटरेस्ट है। वो लोग मकान को देखना चाहते हैं। रेखा ने ऊपर से ही चिल्ला के कहा कि तीनों को कमरे में बिठा दीजिए और वो पूजा करने के बाद ही नीचे आएगी।
टुक टुक को पूजा का सामान लेने के लिए बाजार भेजा। वो कपूर, फूल, कलावा और अपने मामा लोगों के लिए समोसे लेकर आ गया। फिर रेखा की जब पूजा पूरी हुई तो उसने तीनों को ऊपर बुला लिया। संतोष नींद की गोलियों के पूरे 2 फॉयल लेकर आया था। उसने ये कहा कि रेखा दीदी, ये दवा हमें डॉक्टर ने दी है, हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और वो ये कहते हैं कि इससे, रेखा ने इस बीच में शिकायत की थी कि मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, आजकल मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। तो उसने कहा कि ये दवा दी है डॉक्टर ने, आप इस दवा को खा लीजिए। उसने रेखा को दूध में गोलियां मिलाकर दे दी। बातचीत के दरमियान सभी बच्चों को भी कप में दूध निकालकर गोलियां डाल डालकर खिला दी। लेकिन पता नहीं बात क्या हुई कि 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी गोलियों का असर नहीं हुआ। इस बीच में रेखा ने, जब वो लोग आए कि हाँ मकान की बात होने लगी, ऊपर दिखाएंगे नीचे दिखाएंगे, कब का बना हुआ है, कहाँ दरवाज़ा है, कहाँ खिड़की है, इसी बीच रेखा ने पारस और माही को नीचे खेलने के लिए भेज दिया और ये कहा कि आप लोग 2 मिनट को बैठ जाइए, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। चाय का नाम सुनते ही संतोष ने मना कर दिया। संतोष ने ये बताया कि मना इसलिए किया कि अगर चाय कप में आई और हम लोग हाथ से, मतलब उंगलियों से चाय पिएंगे तो हमारे फिंगरप्रिंट उस पर आ जाएंगे। हम लोग चाय के लिए बार बार मना करते रहे। इस बीच में वीरू और अंशुल सोफे पर बैठे रहे। रेखा ने कहा कि चाय हमारी तैयार हो गई है। इसी बीच में संतोष किचन में घुस गया, जहां वो चाय पिलाने की जिद कर रही थी। उसके हाथ में कैंची थी और उसने पीछे से रेखा के गर्दन में कैंची पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं वार के साथ, दम के साथ, फोर्स के साथ पूरी कैंची गर्दन के भीतर कर दी। रेखा वहीं गिर पड़ी और वो छटपटाने लगी। इसी बीच में टुक टुक को अपने माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाजार से आ ही गया था वो ऊपर आया। संतोष के साथियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, वो नीचे भागा, उसका चश्मा भी गिर गया। अंशुल और वीरू उसे पकड़कर स्टोर रूम में ले गए। वहाँ चाकू से टुक टुक का गला रेत दिया। पारस और माही नीचे थे। संतोष को लगा कि अगर इन दोनों को जिंदा छोड़ देंगे तो ये दोनों ही तीनों लोगों को पहचानते हैं और हमारी पोल खुल जाएगी, ये जरूर पुलिस को बता देंगे। संतोष के कहने पर अंशुल और वीरू दोनों बच्चों को ऊपर ले आए। ये कहा कि संतोष मामा बुला रहे हैं। दोनों बच्चे, छोटे बच्चे, ये सुनकर कि मामा बुला रहे हैं, फौरन ऊपर चले गए और उन दोनों को बेड पर लिटाकर उनके गर्दन चाकुओं से रेत दिए। उसके बाद पूरे घर को खंगाला। उनको उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, मिला कुछ नहीं। उनको मिला सिर्फ 5 जोड़ी पायल और 2700 रुपये नगद। तमाम घंटे 1.5 घंटे प्रयास करने के बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला और वो अपने साथ लैपटॉप, मोबाइल, ये सब भी ले गए। उसका जो उसने रीज़न बताया संतोष ने कि मुझे लगता है कि मेरे बारे में सब कुछ लैपटॉप या मोबाइल में रेखा दीदी ने रखा था और अगर ये छूट जाते तो पुलिस हम तक अपने आप पहुंच जाती। इसलिए उन दोनों को भी उठा लिया और जाते समय एक झाड़ी में फेंक दिया। सब करने के बाद जो कुछ भी पैसा, लैपटॉप, मोबाइल, ये जो कुछ भी मिला, उसके बाद अगले दिन संतोष और अंशुल, ये दोनों सोरों, कासगंज, कन्नौज
कानपुर होते हुए चित्रकूट पहुंच गए। तीनों जब एक साथ निकले तो वीरू से कहा गया कि तुम पीछे किसी दूसरी बस से आओ, एक साथ आओगे तो पता नहीं अगर पुलिस पकड़ेगी तो सारे पकड़ जाएंगे और फिर हम लोगों की पोल खुल जाएगी। तो इस तरह से पुलिस को जब इतनी सारी बातें संतोष के दोस्त ने, वीरू ने बता दी और संतोष कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। तो जब पुलिस को सब पता ही लग गया था तो पुलिस ने बड़ा वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ और सत्य बोलक यंत्र के प्रयोग से, और ये कहा कि जब तक तुम पूरी बात सच सच नहीं बता देते हो तब तक हमारा भी कार्यक्रम चलता रहेगा। और बहुत मजबूत संतोष धीरे धीरे एक एक वाद्य यंत्रों के सामने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुंह खोलता रहा और फिर उसने भी वही पूरी बात बताई जो कि वीरू ने इन लोगों को बताई थी। वीरू ने यही बताया था पुलिस को कि साहब मारने की बात नहीं हुई थी, सिर्फ लूटने की बात हुई थी। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि जो दवाई वो सोने वाली दवा कह के, टेबलेट कह के ले आया था, उसका कोई असर नहीं पड़ा। अगर उसका असर पड़ा होता तो सक्सेसफुली सबको वो 2-2, 4-4 टेबलेट दी गई थी, कम से कम बच्चे तो सो ही जाते। लेकिन न रेखा को नींद आई, न तीनों में से किसी बच्चों को नींद आई। जब संतोष पकड़ा गया तो उनके पिता बादाम सिंह ने संतोष से दूरी बना ली। प्रेस के सामने आकर कहा कि बेटे ने जो कुछ किया है वो किसी भी तरह से माफ़ी लायक नहीं है, मेरा बेटे से कोई संबंध नहीं रह गया। सभी जेल भेज दिए गए और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल का इंतज़ार मैं भी करूंगा कि इतनी नृशंस हत्या के बाद पुलिस क्या सबूत पेश करती है, पुलिस कैसे चार्जशीट लगाती है, पुलिस कैसे कड़ियों को जोड़ती है, पुलिस कैसे एविडेंस इकट्ठा करती है और पुलिस किन किन एविडेंस के बिना पर इनको मृत्युदंड की सज़ा देने के लिए प्लीड करती है कोर्ट में, देखने की बात होगी। आज की घटना देखिए, अकेली औरत और घर में आने जाने की छूट किसी मर्द को। 20 नहीं 50 एपिसोड में बड़ी घटनाओं और छोटी घटनाओं के सिलसिले में मैंने ये बताया है कि घर में अकेली महिला या अकेली बच्ची हो, बेटी हो, लड़की हो, जवान बेटी हो, तो किसी को भी फ्री एक्सेस घर में नहीं देना चाहिए, चाहे वो उनका सगा रिश्तेदार क्यों न हो, दोस्त क्यों न हो, भरोसे लायक कोई मर्द क्यों न हो, कभी नहीं देना चाहिए। हमेशा अनिष्ट हुआ है, हमेशा अनर्थ हुआ है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और ये हो सकता है कि रेखा को पति से अलग होने पर हर दिन के रोजमर्रा के काम काज के लिए संतोष की ज़रूरत पड़ती रही हो और संतोष आता रहा हो, लेकिन अकेले उसी पर भरोसा करके सिर्फ उसी को अलाउ करना। लोगों ने दबी जुबान से कहा भी कि भाई बहन थे तो क्या हुआ, रात भर यहीं रुकता था। आप भी समझ गए होंगे लोगों का इशारा किस तरफ है। और ये हो भी सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है कि शायद इसी वजह से बार बार वो कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 1 लाख, कभी 2.5 लाख वो इसको पैसा देती रहती थी, जबकि इसने एक नया पैसा उसमें से वापस नहीं किया। रेखा ने ज़रूरत से ज़्यादा संतोष पे विश्वास किया और संतोष इसका फ़ायदा उठाता रहा। बहाने बना बना कर कई लाख रुपए उधार लिए और जब पैसों के लिए रेखा जिद करने लगी तो उसे मार दिया। सवाल सिर्फ उसके मारने का नहीं था, उन 3 मासूमों ने क्या किया था। आप ये समझिए कि 12 साल, 10 साल और 8 साल, 2 लड़के और 1 लड़की। मारने वाले सब मामा के दोस्त, सबको वो मामा कह के बुलाते रहे होंगे, 100% मामा कह के बुलाते रहे होंगे।
तो बच्चे तो भाग भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि अपनों से उन्हें कौन सा डर था। बाहर का बदमाश आता, डकैत आता, तो वो डकैतों को जो उन्होंने कहानियों में, किस्सों में, परियों की कहानियों में सुन रखा होगा, भागने की कोशिश भी करते। कहाँ भागते? भागने का तो विचार भी उनके मन में नहीं आया होगा। और वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा जब उनकी गर्दन रेत रहे थे ये मामा लोग, तो उनके मुंह से सिर्फ माँ की चीख निकली होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। कातर आंखों से वो मारने वाले को देख रहे होंगे और फिर छटपटाए होंगे और तब प्राण निकले होंगे। जरा उस मन स्थिति को समझिए। एक छोटा बच्चा बनकर देखिए, कोई अपना आपके सीने पर सवार होकर चाकुओं से आपकी गर्दन रेतने की तैयारी कर रहा हो। बेशक उसको तैयारी में 20 सेकंड लगे हों, लेकिन इस 20 सेकंड में आंखों के सामने क्या क्या गुजरा होगा बच्चों के। लेकिन ये सब निर्दयी मामा गर्दन अलग करने के बाद घर को लूटा और लूट के चले गए। संतोष के घर में फ्री एक्सेस और रेखा का उधार देना, ये दोनों घातक हो गए। कभी मत दीजिए उधार। बहुत बार मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। अभी एक आध दो एपिसोड पहले भी मैंने एक अपराध का ऐसा ही किस्सा, ऐसी ही सत्य घटना बताई थी जो उधार पर हुई थी। तो क्यों देते हैं? अगर आप उधार देते हैं तो वापसी की कोई उम्मीद मत करिए। दीजिए ही उधार तब, बहुत ज़रूरी है, बहुत सगा है, बहुत ज़रूरतमंद है तो उधार दे दीजिए, दान मान के दे दीजिए। ये कभी मत सोचिए कि ये वापस आपको मिलेगा। भूल जाइए, वरना पुराने लोगों की जो कहावतें हैं, टाइम टेस्टेड कहावतें हैं कि उधार प्रेम की कैंची है। आपने जिस दिन उधार दिया उस दिन आप दोनों के प्रेम को कैंची से, उधार जो है आपके प्रेम को कैंची से काटेगा। और यहां तो कैंची से ही हत्या हुई, इस उधार में कैंची ने ही काटा सबको। तो इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि उधार कतई मत दीजिए, और अगर ज़रूरी है तो भूल जाइए। वापसी की कोई आशा मत रखिए। और फिर भी आपको यकीन नहीं होता तो एक बार उधार देने से पहले बुज़ुर्गों की इस कहावत को मन में ज़रूर गुनगुना लीजिए कि उधार प्रेम की कैंची है। आशा है आप ज़रूर इस कहावत को याद रखेंगे और उधार देकर भूल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।